मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के फिजिक्स के ऐसे 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन जिनको कर लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। और आप लोग देख रहे होंगे 10 पीवाईक्यू ना, नहीं 15 कराएंगे। आज के इस पूरे सेशन में 15 पीवाईक्यू कराएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने सारे सवाल आए हैं आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन जानते हैं 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 5 रिपीटेड है, 5 सवाल दोबारा तिबारा पूछा गया है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो कुल मिला के आज का यह सेशन बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो जो सवाल आप लोगों को कराए जाएंगे अच्छे से आप लोगों को नोट्स करना है और एक एक सवाल पर आप लोगों को अच्छे से समय देना होगा। मुझे विश्वास है कि हम आप लोगों को समझा देंगे और आप लोगों को उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि जब ये सवाल दोबारा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए तो एक भी सवाल आप लोगों से न छूटे। तो चलिए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखिए बोला गया है प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। 2016 में पूछा गया है, 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश पुंज होता क्या है। तो इसके उत्तर में आप लोगों को पता होगा, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। जिन बच्चे लोगों को पता होगा ना कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, खुद से लिखिए। ऐसा बता देते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। हो गया। अब आप लोगों का बोला गया कि यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा कि यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होगा आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 1 का लेक्चर दिए थे उसमें हम कराए थे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो था बाबू, ये था अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अब आप लोगों को याद आ गया होगा अभिसारी किरण पुंज, हो गया। दूसरा जो होता है बाबू आप लोगों को पता होगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज ये होता है। और तीसरा आप लोगों को पता होगा अपसारी, ठीक है ना। ये तीनों मतलब बहुत सारे बच्चे लोगों को याद रहता है अपसारी किरण पुंज। अब अंतर यह हो जाता है ना कि बच्चे लोगों को इसका परिभाषा नहीं याद रहता है। देखिए अभिसारी का मतलब होता है ना कि प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेना। जैसे मान लीजिए कि मेला में, बाजार में सारे लोग एने ओने तिक रहे हैं, ठीक है ना, और अचानक जाके कोई अनाउंसमेंट करने लगता है, कुछ बोलने लगता है, तो सारे पब्लिक का ध्यान उसके तरफ हो जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो सारे किरणों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना, खींच लेना, इसको बोलते हैं अभिसारी, ठीक है ना। याद रखिएगा अभिसारी का मतलब होता है सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेना, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अभिसारी। तो यहाँ लिखिएगा कि सभी किरणें, ठीक है ना, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है ना। एकदम सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है अभिसारी, सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हैं। समांतर का मतलब पता है ना कि समांतर का मतलब होता है सारे किरण पुंज एक ही दिशा में एकदम समान दूरी पर चलेंगे, इनको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। सभी किरणें एक ही दिशा में समान दूरी पर चलती है, समान दूरी पर चलती है। इसका डायग्राम भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए अभिसारी हो गया, सारा रे आके यहाँ मिलेगा, ठीक है ना।
टोटल रे जो है यहाँ के कैसे मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अभिसारी। कैसे आके सभी लोग मिल रहा है। और समांतर का मतलब होता है, ये देखिए जैसे एकदम यहाँ से ये इधर गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस रे को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब आइए अपसारी। अपसारी का मतलब होता है सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु से होकर फैलती है, ठीक है ना। ये सभी किरणें क्या करेगा, एक बिंदु से फैलती है। तो जब सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, देखिए यह बिंदु हो गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये इधर जाएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा, और यहाँ से ये इधर जाएगा। तो अपसारी मतलब अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित कर लेना, एकदम सबका ध्यान खींच लेना। समांतर पते है कि एकदम आराम से पैरेलल जाएगा समान दिशा में। और जब अपसारी, बच्चे अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज होते हैं, तो अभिसारी पते हो गया कि अभिसारी मतलब का कि हमारा तरफ केंद्रित हो गया, खींच लिया सभी को। जब अभिसारी खींच लिया तो अपसारी क्या करेगा, फैलाएगा। वही बात यहाँ पर है। तो आप लोग के तीनों हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला सवाल देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसके किरण आरेख को समझाइए। ये सवाल 2011 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में, बाप रे बाप, लगातार बैक टू बैक देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 साल से यह आप लोगों को पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम को लिखिए, ठीक है ना। नियमे को लिखने के लिए बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन क्या ही नहीं पूछा, नियमे को बोला है। तो चलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सभी लोग को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। हो गया 2 नियम। अब 2 नियम में आप लोगों को डायग्राम जो है ना, यदि डायग्राम आप लोगों को याद है तो समझिए खुद से बनेगा। देखिए डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे ये हम लोग का हो गया एगो तल, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऐसे तल बना देते हैं। सारे बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, ये सारे एकदम तल ऐसे हो गए। इस तल पर हम एक ऐसे परपेंडिकुलर जो है ना लाइन आप लोग के लिए ड्रॉ कर देते हैं। हो गया। हाँ, जैसे ही ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है ना, आप लोग स्केल मिला के करिएगा। और इधर से कोई रे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यह रे जो है यहाँ से इधर चल जा रहा है, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस एंगल को बोला जाता है कि आई मतलब आपतन कोण, और इस एंगल को बोला जाता है आर यानी परावर्तन कोण। इस रे का जो नाम होता है इसको हम लोग लिखते हैं आपतित किरण, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको आपतित किरण बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आप लोगों का ये हो गया, पूरा हो गया। और जहां पर ये टकरा रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। एकदम अच्छे से खुद से क्या करना है, हर चीज को टकराना है, हर चीज को बनवाना है। चलिए तो हो गया। चलिए प्रथम नियम लिख के हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम नियम, प्रथम नियम। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, 2 नियम याद कैसे रहेगा, तो पहले ये याद रखना है। देखिए दोनों नियम कैसे याद रहेगा, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है ना, और ये अभिलंब, ठीक है ना, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिए, ये हम लोगों का अभिलंब है। तो आप लोग क्या बोलना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों ऊपर ही है, ठीक है ना। क्या आप लोगों को नहीं बोलना है? फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बस पहला नियम यही होता है। हाँ, दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही 2 नियम था। और देख रहे 5 साल से बिहार बोर्ड आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए आप लोग मेरे साथ परिभाषा लिखिए। यहाँ पर आपतित किरण, आपतित
किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हो गया। अब आइए, प्रथम नियम जैसे ही हो गया तो अब आप लोगों को यहां पर लिखना है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चुपचाप यहां लिखना है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहां लिख देना कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये हो गया। और यही आप लोगों का डिफिनेशन, यही आप लोगों का परिभाषा लगातार 5 साल 6 साल से आ रहा है। अब 2022 तक पूछ के हद कर दिया है। अब 2027 में अब लगता है आप ही लोग का बारी है, तैयार रहिएगा। अगला सवाल आता है 3 नंबर, बोला गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि आर बराबर जो दिया गया है वह यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। बोला गया फोकसांतर क्या होगा, 12 में सवाल आप लोगों से पूछा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एफ होता है ये आप लोगों का r/2 होता है। सभी लोगों को पता है कि जो फोकसांतर होता है, जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या के आधवा होता है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। फोकस दूरी r का मान कितना है 20/2, तो 2 से क बार में जाएगा 10, यानी जो f बराबर आएगा वह यहाँ पर लिखना होगा 10 सेंटीमीटर। और ये आप लोगों का बन गया। चलिए अगला सवाल आता है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। 2015 में पूछा, 2022 में पूछा, 2026 में पूछा। अब 2027 में पूछने का कम चांस है, लेकिन अवतल का पूछा है तो उत्तल का पूछ देगा, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि 26 में अवतल का पूछा है तो बहुत ज्यादा हायर चांस है कि आप लोगों से 27 में उत्तल के बारे में जरूर पूछेगा कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताएं। ठीक है। तो आइए, 2 उपयोग बोला है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग वही जो हर साल की भांति आप लोग लिखते हैं, लिखिए कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, लिखिए अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। चलिए अब आइए लिखते हैं। पहला बताइए कहाँ हम लोग यूज करते हैं। हम लोग इसका यूज करते हैं दंत विशेषज्ञ में। ठीक है ना। फिर सौर कुकर में, सौर भट्टियों में। ठीक है ना, सारा लिखिए। ठीक है ना, सौर कुकर में। ठीक है ना। दूसरा का दंत विशेषज्ञ में, दंत विशेषज्ञ में। ठीक है, यहां पर हो गया। फिर आप लोग आइए, ठीक है ना, हजामत करने में, हजामत करने में। ठीक है, मतलब वही दाढ़ी बनाने में। ठीक है ना, 3 गो हम लिख दिए। 2 गो लिखना था, हम 3 गो लिख लिए। और चौथा जो हम लोग सौर कुकर में, सौर भट्टियों में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में हम लोग यहाँ तक करते हैं। तो 4 गो हो गया। आप लोगों से 2 गो पूछा था, हम 4 गो लिख दिए, लेकिन एग्जाम में 2 गो लिखना है। ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में 4 गो नहीं लिखना है। हम बता दिए कि 4 गो में 2 गो तो याद रहेगा आप लोगों को।
अगला ये मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, क्यों? ठीक है ना, जब ऐसा वर्ड बोलेगा ना कि मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आप लोग अप्रोक्सीमेशन में मान के चलेंगे साइड मिरर का ही बात बोल रहा है कि न इसमें हेडलाइट बोला है न आप लोगों के साइड मिरर बोला है। तो अधिकतर केस में हम लोग मान के चलते हैं कि साइड मिरर का बात कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब से मतलब 2017 का सवाल है, लेकिन अब जो लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं वो पूरी तरह से खुल कह रहे हैं कि साइड मिरर में या हेडलाइट में, ठीक है ना। ऐसे तो सबको पता है कि साइड मिरर में लगता है उत्तल दर्पण और हेडलाइट में लगता है अवतल दर्पण। जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल, जैसे यह सवाल 1 नंबरिया में था, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब पूछेगा रीजन, कारण, तो लिखिएगा कारण। कारण में आप लोगों को यहां पर लिखना है कि उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है एवं इसका दृश्य क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जिससे पीछे की आने वाली सभी वस्तुओं का सटीक प्रतिबिंब बना देता है। बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे 2013 में और 24 में, ठीक है ना। मतलब देखिए उत्तल और अवतल का 3 गो उपयोग पूछा है, तो अभी हम अवतल का उपयोग लिखवाए हैं 4 गो, ठीक है ना। तो खाली अब उत्तल का लिखवा देते हैं, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे। और देखिए अवतल के बारे में जो बोला है ना, तो अवतल का जो है 4 लिखवाए है ना, अवतल दर्पण के जो 4 गो उपयोग, बस एक करे के क्या करना है, एक करे के यहाँ लिख लेना है। अब आइए उत्तल का उपयोग आप लोगों को लिखवा देते हैं। सबसे पहला चीज, वाहन के साइड मिरर में, सबसे इंपॉर्टेंट है वाहन के साइड मिरर में। दूसरा का आप लोगों को लिखना है सुरक्षा दर्पण में, सुरक्षा दर्पण में, ठीक है ना। तीसरा का आप लोगों का होता है स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर में। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टर बताते हैं। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, ठीक है ना। ये स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर मेला बाजार लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या करेगा ना, जो रे निकलता है ना वह पूरी तरह से ढक फैला देता है। पता है उत्तल दर्पण जो रहता है वो रे को फैलाने में माहिर है, ठीक है ना। तो जब जहां पर मार्केट मेला उला लगा रहता है, ठीक है ना, तो वहां पर उत्तल दर्पण लाइट पर लगाने से होता क्या है कि सारे प्रकाश को फैला देता है, जिससे पूरे मेला में जो रहता है ना प्रकाश एकदम जगमगा जाता है, वही होता पूरा फैल जाता है। तो वहां पर हम लोग करते हैं स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, क्योंकि वहां प्रकाश को फैला देता है, जिससे पूरा वहां पर लाइट एकदम छा जाता है, तो वहां पर हम लोग करते हैं। और अवतल दर्पण के जो 4 गो उपयोग लिखवाए हैं वो आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। अगला आता है, यहाँ देखिए कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण में
पक्ष दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है ना। अभी बताया है कि उत्तल वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में इसका दृश्य क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जिसके वजह से पीछे के आने वाली सभी वस्तुओं का एकदम सटीक एकदम इमेज बन जाता है, जिससे हम आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और मतलब एक खतरा होने से, एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो हम लोग इसलिए करते हैं। तो जो आप लोग के लिए हम यहाँ पर ई वाला परिभाषा लिखवाए हैं, यही परिभाषा जो है सेम टू सेम, ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। कहाँ पर? यहाँ पर हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग में मतलब करने के लिए वरीयता क्यों देते हैं। पहला रीजन, आभासी सीधा इमेज बनाता है, हम लोग को वस्तु का एकदम सीधा इमेज दिखता है। दूसरा का, इसका दृश्य क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जिससे पीछे के आने वाली सभी वस्तुओं का इमेज यह सटीक बना पाता है। इस वजह से हम लोग करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, बोला गया है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना मुख्य फोकस का परिभाषा याद करते हैं कि सर जी मुख्य फोकस ये होता है। देखिए याद नहीं करना है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो रहता है आप लोग का अवतल दर्पण है। कहेगा हाँ सर जी ये तो अवतल दर्पण हमनी के है। अब ये अवतल दर्पण है तो ये आपको पता होगा कि ये वाला जो रहता है ना ये फोकस होता है और ये वाला वक्रता केंद्र हम लोग का होता है। तो याद रखना है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रे जाती है तो यहाँ से टकराने के बाद वह फोकस से गुजरती है, ठीक है ना। कसहूँ आप लोग लेके जाइए, वह हमेशा फोकस से ही आप लोगों का गुजरेगा। तो यही परिभाषा बताना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर मिलती है या मिलती हुई पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे कि जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। हो गया। जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए आराम से बेचारा ही जा रहा था लेकिन टकराने के बाद कहाँ मिला? यहाँ पर। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस बोलते हैं। अगला सवाल अब यहाँ आप लोग देखिएगा, बोला गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आप लोगों में पूछेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर अंतर लिखते हैं। सबसे पहला लिखिएगा कि यह अंदर की तरफ धंसा रहता है, यह अंदर की तरफ धंसा रहता है। यह नहीं, इसका लिखना पड़ेगा, यह इसका परावर्तक सतह लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे इसका परावर्तक सतह ये एकदम सटीक रहेगा। इसका परावर्तक सतह ऐसे लिखना पड़ेगा। सतह अंदर के तरफ, सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है।
यह परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है। और इसमें आप लोगों को लिखना है 1 नंबर में कि इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा रहता है, बाहर की तरफ उठा रहता है। हो गया। यहाँ लिख रहे हैं अवतल में, ठीक है ना, याद रखिएगा यह है अवतल दर्पण का खासियत है, और यहाँ पर यह खासियत है आप लोगों का उत्तल दर्पण में। चलिए हो गया। अब इसमें लिखना है कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों इमेज बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें 2 नंबर में लिखना है, इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब, इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। 3 नंबर में इसमें लिखना है, ठीक है ना, कि इसका दृष्टि क्षेत्र न्यूनतम होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र न्यूनतम होता है और इसमें महत्तम होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र महत्तम होता है। हो गया। 4 नंबर में इसमें लिखिएगा, यह बड़ा छोटा बराबर सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो रहता है 1 2 3, चौथा हो गया ना, चौथा। और ये लिखिए, यह सिर्फ छोटा, इसमें सिर्फ छोटा इमेज, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। बस ये हो गया। 4 को तो काफी है, 2 को लिखने के लिए आप लोगों को देगा, ठीक है ना। पूरा अवतल और उत्तल के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। चलिए अगला सवाल आता है, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए परिभाषा लिखिएगा, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। हो गया। सूत्र के लिए बात करें तो सूत्र आप लोग लिख दीजिए, m बराबर HI बाटा में HO, ठीक है ना। m बराबर क्या हो गया, HI बाटा में HO हो गया। अगला, गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है ना। लिखना है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ या उठा हुआ हो सकता है, तो इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं।
अब आइए, बोला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगा। ये सवाल हम लोग तुरंत अभी पीछे किए हैं कि आर का मान दिया था 20 सेंटीमीटर और हम लोगों से एफ पूछ रहा था, ठीक है ना, कि एफ क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है वह r/2 होता है, यानी हम लोग का 20/2 हो गया। तो 2 से जाएगा 10 बार में, तो हम लोग का एफ बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। 2022 का सवाल है, लेकिन अब आजकल ट्रेंड में, याद रखिएगा। अब अवतल दर्पण पूछे या लेंस में पूछे तो याद रखिए अभिसारी का बस मतलब यह होता है कि पक्का यह 100% प्रकाश के किरणों को यह एक जगह फोकस कर रहा होगा, एक जगह मतलब एक जगह खींच के ला दे रहा होगा, तभी हम लोग एक को अभिसारी कहते हैं, ठीक है ना। कहीं भी लेंस में भी पूछे, दर्पण में भी पूछे तो अगर मतलब यही होता है। अभिसारी का मतलब ही होता है एक जगह खींच के लाना, ठीक है ना, एक जगह सारे सभी लोगों को एक जगह खींच के ला देना, इसको बोलते हैं अभिसारी। तो आप लोग यहां लिखिएगा कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर लेता है, तो इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बोला गया है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। यह 2022 का सवाल है, लेकिन अब आजकल ये बहुत ज्यादा VVI चल रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो पहले इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है। पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को नहीं कर सकते हैं। बताया समझ में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है ना, हमेशा दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 3 गो तक काफी है, ठीक है ना। एग्जाम में 2 गो लिखने के लिए देगा, लेकिन आप लोगों को 3 गो बता दिए। इधर आप लोगों को लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर आप लोगों को लिख देना है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए, दोनों का बस आप लोगों को सबसे पहले आंसर पता होना चाहिए, तब लिखने का काम चालू करना है। इन्हें कि लिख दिए या कुछ पते नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना है। पहले देखना है कि हमारा याद है कि नहीं, तब लिखना है। सबसे पहले लिखना है यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक उल्टे बनता है, यह हमेशा उल्टा होता है। इसमें लिखिए यह हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। हो गया एगो अंतर। दूसरा का नंबर पे लिखिए इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। एकरा में लिखिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हो गया, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए 3 नंबर में, ठीक है ना, यह लगभग दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे
बनता है। 3 नंबर में यह सामान्यतः है दर्पण के पीछे बनता है। हो गया। 3 गो अंतर है, आप लोगों को 2 गो अंतर पूछेगा लिखने के लिए। अगला आता है कि निम्न में से कारण बतावें। क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? ठीक है ना। अब इसका आंसर आप लोग खुद से सुनिए, ठीक है ना, काहे करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब फोकस के नजदीक रहता है तो बनाता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। और हजामत करने के लिए हम लोगों को चेहरा बड़ा दिखना चाहिए और ये काम अवतल दर्पण ही कर सकता है, ठीक है ना। दर्पण तो 3 होता है, समतल, उत्तल, अवतल, ठीक है ना। लेकिन जो चेहरा बड़ा बनाने का जो काम कर सकता है वह अवतल दर्पण ही करता है। इसीलिए हजामत दाढ़ी बनाने में, ठीक है ना, हजामती करते समय हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे क्योंकि जो हमारे चेहरा है, हमारा जो फेस है, ताकि वह बड़ा दिखे और दाढ़ी हजामत अच्छे से हो पाए, ठीक है ना, इसलिए हम लोग करते हैं। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि यह आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से पीछे के आने वाली सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब एकदम सटीक बना पाता है, जिससे हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। अगला था अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश के तरफ से आने वाली सभी किरणों को एक जगह फोकस कर देता है, जिसको वजह से हम लोगों को खाना बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब प्रकाश की किरण एक जगह फोकस हो जाती है तो हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलने लगती है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। इस वजह से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हम लोग करते हैं। बस यही आप लोग क्या करना है, लिख देना है। तो इतना सारा सवाल हम लोग कर लिए आज के क्लास में। तो पूरे आप लोग के फिजिक्स चैप्टर 1 के जितने भी 15 सवाल थे ये आप लोग के पूरे हो चुके हैं। तो बस करना क्या है, आप लोगों को जितने सवाल यहाँ पर कराए हैं एक बार अच्छे से क्या करना है कि अपने से बोल के देखना है कि हम लोग बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। खुद से आप लोगों को मौखिक, ठीक है ना, एक बार याद होना चाहिए। आप लोग कॉपी ले लेंगे, खुद से बोलेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं। तो ऐसे बोलना है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन पकाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अवतल दर्पण जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उन सभी किरणों को एक जगह फोकस कर लेता है, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलने लगती है और भोजन जल्दी पक जाता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। बस ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो पूरा का पूरा सेशन जो आज था पूरे 15 सवालों पर था। इसमें से आप लोगों के 10 सवाल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते आप लोग पूरे सिलेबस में से सारे VVI प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करना है। जय हिंद।